2025 में रिलीज हुई इस फिल्म के ज़ॉम्बी सिर्फ तेज ही नहीं हैं, बल्कि इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी मिनटों में पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ज़ॉम्बी तो थोड़े बहुत समझदार भी हो गए हैं। वो अपनी सूंघने की शक्ति से हजारों मील दूर दुश्मन को ढूंढ सकते हैं और इंसानों के बनाए मजबूत किले को भी तोड़ सकते हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए फिल्म शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का घर पर कार्टून देख रहा होता है कि अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक जरूरी खबर आने लगती है। खबर में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक अनजान वायरस फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग कुछ मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और कई शहर तबाह हो चुके हैं। लड़का ये सब ध्यान से देख रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से आवाज आती है। वह डरते डरते ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। तभी उनके पिता का वीडियो कॉल आता है, जो बाहर ड्यूटी पर हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को शहर से दूर अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। छोटी लड़की एबी अपने पिता के हाथ में अपना बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट देखकर मुस्कुराती है। उधर माँ ने सामान पैक कर लिया है। बाहर से लगातार चीखने की आवाजें आ रही हैं, इसलिए वह एक पल भी बर्बाद नहीं करती और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी माँ को पकड़ लेता है। एबी तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों से अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। छोटी लड़की डर से कांप रही होती है और तभी देखती है कि उसकी माँ भी एक बेजान ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक उसी वक्त कुछ गोलियों की आवाज आती है और एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबी को बचा लेते हैं। बाद में वह लड़की को कान बंद करने के लिए कहते हैं और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देते हैं। अब इसके बाद 10 साल बीत चुके हैं और ज़ॉम्बी वायरस के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी शानदार दिखने वाले शहर अब खंडहर बन चुके हैं। छोटी लड़की एबी अब बड़ी हो गई है और अंकल कैशियस ने ट्रेन करके उसे एक जंगल की योद्धा बना दिया है। इतने सालों तक जंगल में रहने के कारण एबी को लोगों के साथ रहने की बहुत इच्छा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वह रह सके। हालांकि कैशियस के लिए सबसे अच्छी जगह एक ऐसा सुनसान द्वीप है जो जमीन से दूर हो। तभी रात के अंधेरे में कैशियस बाहर लगे अलार्म की आवाज से जाग जाता है। वह सावधानी से अपने तंबू से बाहर निकलकर देखता है तो अंधेरे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैशियस लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। दोनों बहुत उदास हैं क्योंकि ज़ॉम्बी झुंड में रहना पसंद करते हैं और आसपास जरूर और भी ज़ॉम्बीज होंगे। इसलिए सुबह होने से पहले ही वे अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। कैशियस समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है। कैशियस पहले तो ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एबी बिना कुछ कहे गोली चला देती है, इसलिए मजबूरी में उन्हें बाकी ज़ॉम्बी को भी मारना पड़ता है। फिर दोनों जब जीप के पास जाते हैं और वहां से जरूरी सामान लेने लगते हैं। कैशियस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वो उन्हें पहनता है, उसे कार के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि मरे हुए लोगों के और भी साथी हैं। कैशियस तुरंत वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही पल कुछ एसयूवी गाड़ियां तेजी से आती हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ लोग कैशियस के उतारे हुए जूते ढूंढ निकालते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इन्होंने ही इनके साथियों को मारा है। जब दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है, तभी एक गर्भवती महिला कार से उतरती है और अपने साथियों से एबी और कैशियस को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है और अगले ही पल दूर जंगल से दहाड़ने की आवाज आती है। बहुत सारे ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह चारों तरफ से घाटी की दीवारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोगों के पास भागने का वक्त नहीं होता, इसलिए वे हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी में सोचने की शक्ति थी और वो अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही थी। बचे हुए लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही उनकी संख्या कम होने लगती है। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है। तभी एबी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में बैठाती है। कैशियस लड़ते हुए पीछे हटता है और उस समझदार महिला ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वह तेजी से गाड़ी चलाकर ज़ॉम्बी के झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखकर ऐसे दहाड़ता है कि जैसे उसकी पत्नी मर गई हो। उधर कैशियस गर्भवती महिला और उसके पति को ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। पूछने पर पता चलता है कि ये बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। ये सुनकर एबी बहुत खुश होती है, क्योंकि यही तो वह जगह है जहां वह हमेशा से जाना चाहती थी। दिशा तय करने के बाद कैशियस गाड़ी चलाने वाला होता है कि गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति नीचे उतरकर अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड है और वह एक मैकेनिक है, लेकिन पार्ट्स की कमी के कारण वह इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा। मजबूरी में कैशियस और बाकी लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वे पहाड़ी रास्ते से सीधे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एबी के जन्म स्थान के शहर पहुंच जाते हैं।
यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। कैशियस एक खुली जगह वाली इमारत ढूंढता है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। आसपास कोई खतरा नहीं है, ये पक्का करने के बाद वे आग जलाकर खाना बनाते हैं। एबी उस शिपटाउन नाम की जगह के बारे में बहुत उत्सुक है। गर्भवती महिला ने पहले ही वायरलेस से उनसे संपर्क कर लिया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, शिपटाउन कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया है। यह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत सुरक्षित है। यहाँ पानी और खाना भी भरपूर मात्रा में है, इसलिए यह बचे हुए लोगों के लिए एक सपनों की जगह है। एबी की आंखें ये सब सुनकर चमक उठती हैं, लेकिन कैशियस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पास फालतू वक्त नहीं है। वह बाहर और भी ज्यादा चेतावनी के संकेत और बम के जाल बिछाना चाहता है। सब कुछ ठीक करने के बाद कैशियस अपनी आगे की योजना बताता है। वह मेगन और उसके पति को कुछ दूर तक पहुंचाएगा। उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि उसका लक्ष्य दूसरी दिशा में स्थित बंदरगाह है। एबी बहुत परेशान होती है और चुपके से कैशियस के पास जाकर उससे बहस करती है कि वह उनके साथ शिपटाउन क्यों नहीं जा रहा। कैशियस बहुत समझदारी से कहता है कि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ ज्यादा खतरा होता है, लेकिन एबी को इंसानी बुराई और कैशियस की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। वह कैशियस से बहुत झगड़ा करती है और फिर अकेले ऊपर रात बिताने के लिए चली जाती है। हालांकि दोनों को यह नहीं पता होता कि वह काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी छोड़ी हुई गाड़ी को सूंघते हुए उन्हें ढूंढ चुका है। लगता है कि उस ज़ॉम्बी सरदार ने कैशियस से टक्कर लेने की ठान ली है। अगली सुबह एबी अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वह समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ गए हैं और सबको चेतावनी देने के लिए नीचे भागने वाली होती है, लेकिन रास्ते में ही उसे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। हालांकि वह बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और एक पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को चकमा दे देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी कैशियस फिर से प्रकट होता है और एक बार फिर उसे खतरे से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वे पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। कैशियस धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उसके पीछे पड़ गया है। तभी एबी को अचानक याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है। बचपन में उसके पिता उसे अक्सर वहां घुमाने ले जाते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज बचे हों। इससे सबके कई दिनों का रास्ता बच जाएगा। हालांकि कैशियस को ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन एबी के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी ही दूर चलने पर एबी जिस छोटे हवाई अड्डे की बात कर रही थी वह उन्हें दिखाई देता है, लेकिन सबको बहुत निराशा होती है क्योंकि वहाँ सब कुछ खाली पड़ा होता है। एक भी हवाई जहाज नहीं दिखता। हालांकि एबी हार नहीं मानती। उसे याद है कि उसके पिता ने एक निजी हैंगर खरीदा था जो अब एक छोटे टीले जैसा दिखता है और बहुत छिपा हुआ है। पुराने तरीके से दरवाजा खोलने के बाद उसके पिता का छोटा हवाई जहाज वाकई में वहीं खड़ा होता है। एबी खुशी से मुस्कुराती है। आखिरकार उसने कैशियस के सामने अपनी बात सही साबित कर दी। हालांकि यह हवाई जहाज बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि इसे ठीक करने की जरूरत है और कैशियस और एबी दूर एक ऊंची इमारत में पहरा देते हैं। अभी वे ठीक से बैठे भी नहीं होते कि उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। कैशियस तुरंत भागकर मेगन और उसके पति को बताता है कि उन्हें 3 मिनट के अंदर उड़ान भरनी होगी, भले ही डेविड ने मरम्मत पूरी न की हो। ज़ॉम्बी को नजदीक आता देखकर एबी सारे विचारों को छोड़कर अपनी धुंधली यादों के सहारे हवाई जहाज को स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी रनवे पर पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार किसी तेज धावक की तरह होती है और वे लगभग हवाई जहाज को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी कैशियस एक चढ़ते हुए ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और एबी भी आखिरकार कंट्रोल समझ लेती है और हवाई जहाज को आराम से हवा में उड़ा देती है। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी राजा आसमान की तरफ देखता है और उसकी आंखों में कई तरह के भाव होते हैं। हवाई जहाज में बैठे सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वे जल्द ही सीधे शिपटाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन अगले ही पल हवाई जहाज के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगता है और फिर वह सीधा जमीन पर गिरने लगता है। शुक्र है कि वे काफी भाग्यशाली हैं। हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था और कई बार टकराने के कारण उसकी गति धीमी हो गई थी। चारों लोगों को सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन हवाई जहाज अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। चलते चलते वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है। ये पक्का करने के बाद कैशियस वहीं रात बिताने का फैसला करता है। बंदरगाह और शिपटाउन पहाड़ के दूसरी तरफ हैं। वे चारों कुछ दूर तक साथ चल सकते हैं। अपनी गर्भवती पत्नी को देखने के बाद डेविड अकेले एक डिब्बे में चला जाता है। वह अपनी पैंट की टांग ऊपर करता है और एक भयानक निशान दिखाता है। दरअसल उसे कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डेविड जानता है कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन अपनी होने वाली पत्नी के बारे में सोचकर वह ये विचार छोड़ देता है। अगली सुबह कैशियस को डेविड में कुछ अजीब लगता है। वह मौका देखकर उसकी पैंट की टांग ऊपर करता है और ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। हालांकि आगे चल रही एबी उसे जल्दी करने के लिए कह रही होती है, इसलिए वह डेविड को वहीं मारने का इरादा छोड़ देता है।
चलते चलते रात हो जाती है और आगे उन्हें अचानक एक फार्म हाउस दिखाई देता है। कैशियस चुपचाप बंदूक निकालकर आगे बढ़ता है। तभी दरवाजे पर लगे स्पीकर से अचानक चेतावनी की आवाज आती है। अंदर किसी के होने की पुष्टि होने पर एबी शांति से आगे बढ़कर कहती है कि उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है। उन्हें पता चलता है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला है तो घर के मालिक का शक दूर हो जाता है। सारे हथियार जमा करने के बाद बूढ़ा आदमी मेहमान नवाजी से सबको घर के अंदर बुलाता है। उन्होंने यहाँ सोलर पावर और बारिश के पानी को फिल्टर करने का सिस्टम लगाया हुआ था। एबी आखिरकार गर्म पानी से नहा पाती है। स्वादिष्ट रात का खाना खाने के बाद कैशियस अपने लैपटॉप को चार्ज करता है। उसमें उसकी पत्नी के साथ उसकी तस्वीरें हैं, जिनमें से एक उसकी पत्नी के गर्भवती होने के वक्त की है। तस्वीरें देखने के बाद कैशियस मेगन के पास जाता है और कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है। वह पहले उसे शिप टाउन पहुंचाएगा, फिर एबी के साथ बंदरगाह की तलाश करेगा। तभी घर का मालिक सबको शराब देता है और इतने दिनों बाद सबको आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिलता है। लेकिन बातें करते करते उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। घर का मालिक कहता है कि ज़ॉम्बी इंसानी विकास का अगला चरण है। वे सबसे बड़े शिकारी हैं, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर राज करना चाहिए, जैसे इंसानों ने पहले लालच में आकर दूसरे जानवरों का शिकार किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सिर्फ डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वह बाथरूम में जाता है। उसके शरीर में वायरस पूरी तरह से फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि कैशियस और बाकी दोनों बेहोश पड़े हैं। घर का मालिक तुरंत अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है। डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जब डेविड फिर से उठता है तो देखता है कि उसे और उसके साथियों को लटका दिया गया है। दरअसल घर के मालिक ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी और वो आदमी असल में एक साइंटिस्ट था। कई सालों के रिसर्च के बाद उसने एक खास डिवाइस बनाया है जो कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल से ज़ॉम्बी के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। और जाल में फंसे कैशियस और बाकी लोग उसके एक्सपेरिमेंट के सामान हैं। ये सब कहने के बाद साइंटिस्ट पीछे पिंजरे का दरवाजा खोलता है। उसमें उसकी पत्नी बंद है जो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह स्विच घुमाकर देखता है तो ज़ॉम्बी सच में कैशियस पर हमला कर देती है। लेकिन डेविड वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और डिवाइस के कंट्रोल को भी अनदेखा करके बंधे हुए कैशियस और बाकी लोगों को बचा लेता है। घर का मालिक खतरा भांपकर तुरंत भाग जाता है और जल्द ही आंखों से ओझल हो जाता है। कैशियस अब और वहां नहीं रुकना चाहता। वह बाहर एक गाड़ी ढूंढता है और सबको लेकर घने जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन घर का मालिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपने डिवाइस से ज़ॉम्बी के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। कैशियस गाड़ी की स्पीड बढ़ाता रहता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। अब उनके पास बाइक से भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। डेविड जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वह पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकने का फैसला करता है। अपनी पत्नी से कुछ बातें करने के बाद वह हिम्मत करके ज़ॉम्बी के झुंड में घुस जाता है। हालांकि इससे ज़ॉम्बी का पीछा सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रुक पाता है। कैशियस मेगन को गोद में लेकर लड़ते हुए पीछे हटता है। जब ज़ॉम्बी उन पर पहुंचने ही वाले होते हैं तो उन्हें अचानक एक इंसानी चौकी दिखाई देती है। एब भी समझ जाती है कि यही शिप टाउन है। चौकी के पहरेदार आवाज सुनकर तुरंत अपनी बंदूकें निकालकर हमला करने वाले ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे पानी का रास्ता है और वे उसे पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद कैशियस और बाकी लोग नाव से कैंप के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। मेगन की डिलीवरी होने वाली थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि यहाँ डॉक्टर और अस्पताल की सुविधा है। अगली सुबह दोनों इस कैंप का पूरा नजारा देखते हैं। कई बड़े जहाजों को जोड़कर जमीन से दूर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और कैशियस आखिरकार कैंप के इंचार्ज से मिलता है। वह दोनों का यहाँ रहने के लिए स्वागत करता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। कैशियस बिना कुछ सोचे वहाँ से मुड़ जाता है। उसे लगता है कि सुनसान द्वीप पर रहना ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन एब्बी ने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। उसे अपने हमउम्र साथियों के साथ रहने की बहुत इच्छा है। इसी बात पर दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण वह शायद ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। कैशियस का मन उदास हो जाता है और वह तुरंत अस्पताल के कमरे में भागता है। मेगन बहुत कमजोर हो चुकी है और वह अपनी नवजात बेटी को कैशियस को सौंपना चाहती है और चाहती है कि वह भी एब्बी की तरह बड़ी हो। कैशियस अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में सोचकर आखिरकार मेगन की बात मान लेता है। वह जानता है कि अब उसके कंधों पर एक और जिम्मेदारी आ गई है। उधर एब्बी एक हैंडसम लड़के के साथ घूमकर पहली बार बहुत मजा करती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और खूबसूरत संगीत पर जमकर नाच गा सकते हैं। इसलिए उसका यहीं रुकने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। मस्ती के बाद एब्बी गलती से उस हैंडसम लड़के को चुपके से एक केबिन में जाते हुए देख लेती है। वह उत्सुक होकर अंदर जाकर देखती है तो पाती है कि वह केबिन तारों और बमों से भरा हुआ है।
एक वायरलेस स्विच अलग से चमक रहा होता है। तभी वह लड़का भाग कर आता है और बताता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बम लगाए हैं। अगर कभी यह जगह खतरे में पड़ती है तो लोग गुप्त रास्ते से भाग जाएंगे और इसे उड़ा देंगे। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। उस सनकी साइंटिस्ट का गुस्सा शांत नहीं होता और वह अपने कंट्रोल डिवाइस के जरिए उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा से हाथ मिला लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद शिप टाउन का पानी का कुदरती बचाव बेकार हो जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी पानी के नीचे से या नावों की मदद से जल्द ही शिप टाउन कैंप में घुस जाते हैं। अचानक हुए हमले से बचे हुए लोगों में से बहुत सारे तुरंत मारे जाते हैं और जिन लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती वे आखिरकार ज़ॉम्बी का खाना बन जाते हैं। कैशियस को एबी की चिंता होती है और वह भीड़ के विपरीत दिशा में उसे ढूंढता हुआ जाता है। वह ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे डेक पर लड़ते हुए ढूंढ लेता है। शायद जोश में आकर वह गलती से एक ज़ॉम्बी से टकराकर नीचे गिर जाता है। वह साइंटिस्ट जिसे बदला लेना था अब सामने आता है। आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल जाता है, लेकिन कैशियस हार नहीं मानता। वह साइंटिस्ट का हाथ पकड़कर जोर से मारता है जिससे वह कमजोर डिवाइस तुरंत टूट जाता है। ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने की ताकत खत्म होने के बाद बेचारा बुरा साइंटिस्ट जल्द ही ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। अच्छी बात यह थी कि इस कैंप में पहले से ही भागने का रास्ता बना हुआ था। बहुत सारे बचे हुए लोग सुरंग के रास्ते नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वे बम चालू करने वाले होते हैं तो वह हैंडसम लड़का कहता है कि रुको, क्योंकि एबी अभी भी नाव पर है। कैशियस भागते वक्त एक चप्पू से ज़ॉम्बी राजा को मार देता है। एबी गलती से उस ज़ॉम्बी के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है। क्या ये वही नहीं है जो उसने अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था? लेकिन लड़की के पास सोचने का वक्त नहीं होता और कैशियस उसे जबरदस्ती सुरंग में खींच लेता है। वह हैंडसम लड़का दोनों को भागते हुए देखकर तुरंत वायरलेस रिमोट दबा देता है और पूरा शिप टाउन तुरंत आग के गोले में बदल जाता है। हालांकि सबकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कैंप का सरदार अपनी गर्दन पकड़कर आता है क्योंकि लड़ाई में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस के फैलने से पहले ही काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। हैरानी की बात है कि ज़ॉम्बी राजा भी धमाके में बच गया था। कैशियस तुरंत आगे बढ़कर उससे भिड़ जाता है। एबी जमीन से बंदूक उठाती है और पहचान जाती है कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी राजा उसका पिता है, लेकिन वो उसे पालने पोसने वाले कैशियस को मार रहा था। इसलिए एबी आखिरकार फैसला करती है और काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को गोली मार देती है। आखिरकार वह अब उसका पिता नहीं रहा। कैशियस बचे हुए लोगों को लेकर दूर समुद्र में एक सुनसान द्वीप की तरफ देखता है और वे वहीं एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछली बार कैशियस ने जिस महिला ज़ॉम्बी को मारा था वह एबी की मां थी। बस यही कहा जा सकता है कि फिल्म की सारी कहानी इत्तेफाक से भरी पड़ी थी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना।